मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 काफी नजदीक है। इसको ध्यान में रखकर डेली शाम 6:30 PM में शाम में इवनिंग में आपके लिए एक नया क्लास अपडेट कर दिया जाता है, ताकि हमारा इस क्लास का एक ही उद्देश्य होता है कि यहाँ से आपका जो भी विषय है सभी विषय का रिवीजन हो, और उसके साथ साथ सिर्फ गेस प्रश्न की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिन प्रश्नों की इस साल की पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप कभी भी क्लास को देख सकते हैं। अगर आप लाइव चैट में आंसर कमेंट करना चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे इस चैनल पे चले आइए, डेली क्लास चल रहा है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के एक शानदार ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नया मॉडल पेपर है, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 का जवाब आपको OMR सीट पे देना है। लेकिन हम लोग पूरे 80 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो चलिए आप रिवीजन करते चलिए और सभी प्रश्न का आंसर देते चलिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि अंतिम समय चल रहा है तो इस समय आपकी तैयारी किस स्तर की है। और उसके साथ साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं मालूम होगा, मैं सही आंसर बताऊंगा, आप याद कर लेंगे तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से इस साल सीधे सीधे प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में। पहला प्रश्न क्या कह रहा है सर कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। सोचिए, सीधे सीधे आपके NCERT SCERT बुक से प्रश्न है, सभी संभावित प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जितने भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन कमेंट कर दिए हैं कि सर ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर कर दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यूनान के साथ हुआ था एड्रियानोपुल की संधि 1829 में, तो ऑप्शन बी सही आंसर याद रखना है। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बता रहा हूं। अगर कभी भी आप क्लास को देख रहे हैं तो आंसर जरूर सोचिए मन में कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। काफी विद्यार्थी प्रश्न का सही सही आंसर दिए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। सभी आपके NCERT SCERT का जो बुक है उसी के सिलेबस से प्रश्न सेट किया गया, ताकि यहां से सीधे सीधे देखिएगा कितना प्रश्न आएगा इस साल के पेपर में। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इसमें से कौन था सर। तो काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया था, बिल्कुल सही, कमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। बउआ टाइप प्रश्न है सर, किसी भी विद्यार्थी को इसका आंसर गलत नहीं कमेंट करना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर रूस का सम्राट, आपका चाहे फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सीटिंग में, सभी प्रश्न को रट के जाइएगा, यहां से खूब प्रश्न आएगा। ऑप्शन डी गुरुजी सही आंसर कर दीजिए। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट, रूस के जार का अर्थ होता था। आगे देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई। जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं। एग्जाम में काफी कम समय, ऐसे में हम लोग कम समय में ज्यादा प्रश्न की चर्चा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं 1924, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको नहीं मालूम था तो याद रखेंगे 1924 इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे। छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये भी आपको पढ़ना है। वही कह रहा है हिंद चीन की उत्तरी सीमा कहां को छूती है, किस देश को, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर देखते देखते ऑप्शन ए पढ़िए और कमेंट कर दीजिए, म्यांमार और चीन को छूती है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया। आपको बताना है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था। तो राज दरबार के अधिकारियों ने। किसने चलाया था सर, ऑप्शन सी, राज दरबार के अधिकारियों ने, ऑप्शन सी सही आंसर रटते चलिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है लियांग की चाओ कौन थे। सभी बुक से प्रश्न है, मैं शुरू में बोल दिया, सिर्फ VVI प्रश्न, गेस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, ताकि मॉडल पेपर अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपका पूरा सोशल साइंस का रिवीजन होगा, और उसके साथ साथ यहां से सीधे सीधे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, पूरे 80 प्रश्न को समाप्त करेंगे। कह रहा है लियांग की चाओ कौन थे सर। तो काफी विद्यार्थी लिख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बिल्कुल कमाल हो रहा है। आप ऐसे ही प्रश्न का धुआं धुआं उड़ा कर आएंगे एग्जाम में। लियांग की चाओ चीनी सुधारक थे, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे सर। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके हिस्ट्री में है, उसके साथ साथ संस्कृत में भी आता है प्रश्न। इस सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी,
उनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन किस नगर में हुआ था सर? तो पटना में हुआ था। काफी शानदार, पटना में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर करना है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के ये शासक थे टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन ए रटते चलिएगा जो भी प्रश्न का आंसर नहीं मालूम होगा, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न आने जा रहा है पेपर में। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका आंसर तो आपको किसी भी हाल में गलत नहीं कमेंट करना है, क्योंकि पीछे मैं आपको बताया था इसके बारे में, जब मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ाता हूं सोशल साइंस का, उस समय मैंने आपको बताया था कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी एक साथ इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। डेली लाइव चैट में आप कमेंट करना चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ऐसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कभी भी आप क्लासेस को देख सकते हैं। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? काफी लाजवाब, काफी विद्यार्थी तूफानी लाल की तरह आंसर कमेंट किए हैं। ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से गांधी जी ने शुरुआत किया था और नमक कानून का उल्लंघन करके नमक बना के, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सीधे सीधे बुक का लाइन पूछा है, 1907 में किया गया था गुरुजी। ऑप्शन भी रट जाएंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? देखिए सभी SCERT के बुक लग रहा है उठाकर छाप दिया गया है, यहां से खूब प्रश्न आएगा अगर आप रट कर जाते हैं तो। क्या कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन सी पे दिया गया था, तो यही हमको OMR शीट पे कलर करना है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया? तो ब्रिटेन ने अहस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया था। अहस्तक्षेप की नीति, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे 14 का। देखिए अब अंतिम समय चल रहा है, इस समय दो ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सही सही आंसर दे रहे होंगे, या अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो रटते चलिए, क्योंकि अब समझने का समय नहीं बचा है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? काफी लाजवाब प्रश्न है, सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है आपका जो SCERT का जो सिलेबस का बुक है जिसे बिहार बोर्ड प्रश्न सेट करता है, उसी का लाइन है। ऑप्शन सी पे सही लिखा गया है 40 लाख। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से कहां पहुंच गया था? 40 लाख पर चला गया था सर। ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। आधुनिक काल से पहले जो था उस शहरों के स्थापना का महत्वपूर्ण आधार दो ही था, या तो व्यापार के आधार पे होता था या धार्मिक आधार पे। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, ए और बी दोनों। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप बुक पढ़े होंगे मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक, सिर्फ VVI प्रश्न चुन चुन कर इसमें सेट किया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अंतिम समय में हमारा खुद जिम्मेवारी होता है कि हम वही मॉडल पेपर से आपको इसलिए सेट खोज खोज कर लाते हैं जिसमें मुझे लगता है कि इस साल यही प्रश्न आने वाला है। तो इसलिए प्रश्न को रट के जाइएगा, एग्जाम में देखिएगा कितना ज्यादा प्रश्न यहां से टकराएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था सर? काफी विद्यार्थी तब तक आंसर कमेंट किए हैं। ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग से होता था। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आर्थिक संकट अर्थात कि जो आर्थिक मंदी आया था, वहीं प्रश्न पूछा है आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ सर? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जिस नई आर्थिक शासन प्रणाली का जन्म हुआ था उसका नाम था आपका फांसीवाद, नाजीवाद शासन हिटलर के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देंगे 18 का। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ? बउआ टाइप प्रश्न है, इसका आंसर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी हाल में आंसर इसका गलत नहीं कमेंट करना है। क्या कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ था सर? तो चीन में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रट जाइए, चीन इसका सही आंसर होगा। आगे आ गया 20 नंबर प्रश्न, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो जब मुद्रण की शुरुआत अर्थात कि छपाई का शुरुआत चीन से हुआ, तो कागज का भी आविष्कार कहां होगा? चीन में। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर आपको रट
जाना है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से मिल गया, बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, पहले हिस्ट्री से, फिर पॉलिटिकल साइंस से, फिर ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, आपदा प्रबंधन से, इसी रूप में इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। देखिए आज के क्लास में मैं देख रहा हूं कि सिर्फ जो आपका SCRT का जो पतला पतला जो बुक है जो आप रिवीजन के लिए पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि बिहार बोर्ड भी वहीं से प्रश्न सेट करता है, उसमें जितना ऑब्जेक्टिव है सभी को लग रहा है इस मॉडल पेपर में साट दिया गया ताकि आपका पूरा बुक का रिवीजन हो जा रहा है। कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है सर, तो 21 का राइट आंसर है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न तो बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है आपसे। कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है सर, तो आंसर देखिए और कमेंट कीजिए कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का सर जी, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 22 का। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है, इसमें से संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो आपका अमेरिका है, क्योंकि चीन में तो साम्यवादी है और ब्रिटेन में नहीं है संघ सरकार, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका 23 नंबर प्रश्न का। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, तो नाइजीरिया में जो है 1950 ईस्वी में संघीय व्यवस्था की स्थापना किया गया था, तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की इसमें से विशेषता कौन नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। सभी NCERT SCERT बुक से प्रश्न है, तो ये सभी आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिएगा, आज के टेस्ट में आपको 80 में 80 लाना है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है, क्या पूछा कि कितने औसत आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना बिहार में होता है, यही प्रश्न आपसे पूछा है, आपके पॉलिटिकल साइंस के बुक का प्रश्न है, तो 7000 कम से कम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आपको याद रखना है 26 का। और 500 की आबादी पे क्या गठन होता है, वार्ड, और 7000 पे अपना ग्राम पंचायत। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, आपसे क्या पूछा कि राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था, तो ब्रिटेन में, सीधे सीधे बुक से प्रश्न है। राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए ब्रिटेन में इसका नींव पड़ा था, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन पे आपको फोकस रहना है और जैसे ही आंसर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है आंसर आपको कमेंट करना है। हम लोग ये संभल के चल रहे हैं कि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न, ताकि आपका समय भी बचे और अधिक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है 28 का। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था जहां पे एक से अधिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो किस देश में नहीं है बहुदलीय व्यवस्था, तो ब्रिटेन में 2 ही दल है, तो ब्रिटेन में नहीं होगा सर, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। बाकी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी जगह बहुदलीय व्यवस्था है, तो 29 का राइट आंसर रट जाइए ऑप्शन डी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न पूछा है कि लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है, लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ध्यान से देखना है। यहां पे देखिए सही नहीं है, तो यहां पे ध्यान से अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए पे दिया गया व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है लोकतंत्र, ये इसके बारे में सरासर गलत कथन है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 30 का। बाकी सभी देखिए तीनों जो है सही है कि सामाजिक संघर्ष को टालने संभालने का तरीका देता है लोकतंत्र, बिल्कुल सही, नागरिकों में समानता का बढ़ावा देता है, ये भी बिल्कुल सही है, गलतियों के सुधारने की गुंजाइश होती है, पहला ही गलत था, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 30 नंबर का। 31 नंबर प्रश्न आगे आपके स्क्रीन पे कह रहा है लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, लोकतंत्र के परिणाम के संबंध में सही कथन कौन सा है, चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। तो ध्यान से अगर आप आंसर पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी लोकतांत्रिक विविधताओं में सामंजस्य लाने में संबंध है, ये जो है सही है इसका, क्योंकि पूछा था कौन कथन सही है, तो यही बाकी तीनों जो है गलत है। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है,
अब देखिए फिर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, यही सही है। बाकी ये भी देखिए आर्थिक समानता का अभाव, ये भी गलत है, लोगों के बीच टकराव का अभाव, ये सभी गलत है। बट ऑप्शन बी जो है इसका सही है, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय की संभावना, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा। पूछा आपसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है वो महत्वपूर्ण रहा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन सी, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश में जन संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। किस देश में जल के लिए संघर्ष हुआ था, यही प्रश्न आपसे पूछा है। पानी के लिए कहां पे संघर्ष हुआ था, तो आपके बुक में लिखा गया बोल्बिया में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आप जानते हैं लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वहीं कह रहा है इस समय आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है सर, तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में अभी तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है सर। इसमें से आपको बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है, यही प्रश्न आपसे पूछा है, तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, समाजवादी, पूंजीवादी और उसके साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से मेरे बात को सुनकर समझिएगा। कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। क्या पूछा, पहले योजना आयोग की हम लोग बात करते थे, लेकिन आप जानते हैं योजना आयोग बंद हो चुका है, तो वहीं पूछ रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ सर, तो 2015 में, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 38 का। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था। कह रहा है विश्व विकास जो रिपोर्ट आया था 2005, उसमें भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था सर, तो $720 था, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, क्योंकि 2005 की बात हो रहा है। 40 नंबर देखिए आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा। तो राष्ट्रीय आय में देखिए जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय बराबर मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी सभी मिला देंगे, तो क्या होता है राष्ट्रीय आय, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देंगे। देखिए एग्जाम में आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन अगर आप 80 तक के सभी प्रश्न का जवाब देकर जाते हैं और ये सभी प्रश्न याद करके जाते हैं, तो यहां से तमाम प्रश्न आएगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग पूरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विनिमय बिल निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं। आपको बताना है कि विनिमय बिल निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं, तो यह साख पत्र है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 41 का। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका कथन है। आपको बताना है कि यह किसने कहा था कि मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, तो ये मार्शल ने मुद्रा की परिभाषा देते हुए यही बात कहा था, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे मार्शल। 43 नंबर प्रश्न देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न मैं काफी बार आपको सिखाया हूं, किसी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, सभी विद्यार्थी एक साथ इसका सही सही आंसर कमेंट करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था सर, तो 1935 में, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ। आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था सर, तो 1904 में हुआ था, ऑप्शन ए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा, यहां से खूब प्रश्न आएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। पूछ रहा है कि इसमें से किस क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है।
अब देखिए इससे आसान प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, कह रहा है सीधे सीधे सभी आपके एससीईआरटी के बुक का प्रश्न है। यहां से देखिएगा कितना ज्यादा प्रश्न टकराएगा। कह रहा है इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं सर, तो बिहार को। काफी शानदार, काफी लाजवाब, काफी विद्यार्थी तूफानी लाल की तरह आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिहार। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न। कह रहा है नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका भी जवाब दे पाते हैं कि नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई सर, तो 1991 राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन सी 47 का। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है पार्ले समूह के थॉमसन ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। पार्ले कंपनी के देखिए सभी बुक का सीधे सीधे प्रश्न जो बुक के लास्ट में प्रश्न रहता है वहीं से उठाकर छापा गया है। कह रहा है पार्ले समूह के थॉमसन ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, तो कोको कोला ने खरीदा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिखाई दिया, ऑप्शन ए पे इसको ओएमआर शीट पे कलर कीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। हॉलमार्क चिन्ह हम देखकर स्वर्ण आभूषण खरीदते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहां दर्ज करेगा सर। 50 नंबर प्रश्न यही पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करेगा। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा निहित होती है। तो ज्योग्राफी से प्रश्न है, 65%। ऑप्शन सी मत समझिएगा विज्ञान पूछ दिया, ज्योग्राफी में हम लोग को जल वाला पढ़ना है तो वहीं पे लाइन उठाकर दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देंगे 51 का। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 52 का। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है सर, तो कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी। क्योंकि देखिए कहां पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत, यहां पे देखिए पठारीय भारत, दक्षिण भारत, साउथ की बात हो रहा है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये देखते हैं 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है यही पूछा है, तो लोहा है सर। तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ क्या है, लोहा। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न कह रहा है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में देखते हैं, ये तो काफी आसान प्रश्न पूछ दिया, कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। कौन सम्मेलन हुआ था सर, तो पृथ्वी सम्मेलन, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया। देखिए कितना वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में लगाया गया था सर। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 56 का। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न कह रहा है बलुत किस वन की विशेषता है। बलुत जो है वो किस वन की विशेषता है यही प्रश्न पूछ रहा है, तो पर्वतीय वन की विशेषता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न को समझते हैं, देखते हैं 58 नंबर प्रश्न की कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे देखिए जो भी इस चैनल पे क्लासेस चलता है तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए फ्री क्लासेज है, इसलिए पीडीएफ नोट्स का भी जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है आपके लिए बिल्कुल फ्री में। इसके लिए 1 भी रुपया आपसे कहीं पे भी चार्ज नहीं लिया जाता है। एक ही उद्देश्य होता है कि आपको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं, या टेलीग्राम पे आप जाकर सर्च कीजिएगा इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट, तो आ जाएगा। और जिसमें अधिकतम बच्चे करीब 13,000 से ज्यादा बच्चे जिसमें जुड़े होंगे उसी में आपको जुड़ना है, वही ऑफिशियल है। इस चैनल का एक ही टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से ज्वाइन करके सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आंसर के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही क्लासेस खत्म होता है वहां पे उपलब्ध करा दिया जाता है। तो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। तो ये देखिए बुक से प्रश्न है ज्योग्राफी का, ऑप्शन सी 15% सही आंसर करेंगे।
59 नंबर प्रश्न कर रहा है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल कॉफी जो है, तो ऑप्शन सी सही आंसर याद करते चलिए। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत की बात हो रहा है, अर्थात कि हम लोग के साइड का बात नहीं हो रहा है, यूपी बिहार ये सब आपको आंसर नहीं कमेंट करना है। देखिए जो ऑप्शन है सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहीं पूछ रहा है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन दक्षिण भारत में किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 61 नंबर प्रश्न करा सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? सर सीमेंट जो है वो किस पे आधारित उद्योग है? तो खनिज पे आधारित उद्योग है, तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर करेंगे। 62 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? इनमें कौन जो है आधारभूत उद्योग नहीं है? तो रेशम वस्त्र उद्योग, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। रेशम वस्त्र उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग नहीं है। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न करा इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? अब देखिए क्या पूछा कि कौन इसमें उपभोक्ता उद्योग नहीं है, तो एल्युमिनियम जो उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग नहीं होता है। बाकी सभी चीनी उद्योग, कुटीर उद्योग, कागज उद्योग ये सभी उपभोक्ता उद्योग के उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है? पाइपलाइन जो साधन होता है वाहनांतरण हानियों तथा दूरी को घटा देता है, तो ऑप्शन सी 64 का सही आंसर कर देंगे। सभी बुक से प्रश्न लिया गया है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र जो है नहीं जुड़ा है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सभी जुड़े हैं इस पाइपलाइन से, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है? इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पे है, उसके साथ साथ अंतः स्थलीय है तथा सबसे अधिक गहराई वाला पतन है और पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी पे दिया गया है विशाखापत्तनम। आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कांवर झील स्थित है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है सर? तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 67 का। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है सर? तो बिहार में देखिएगा ध्यान से तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन सी पे ऑप्शन है बरौनी, तो इसको सही आंसर करेंगे। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा नगर में कालीन तैयार किया जाता है, कालीन की बात हो रहा है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर याद करते चलिए। 70 नंबर प्रश्न पढ़िए। 70 नंबर प्रश्न तो काफी आसान है, इसका आंसर आप जरूर याद किए होंगे। देखते हैं इसका आंसर कितने विद्यार्थी सही सही कमेंट करते हैं कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी, देखिए क्या पूछ रहा है, 2001 के जनगणना के अनुसार बताना है और नगरीय आबादी आपको बताना है। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी 10.5%, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 71 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया? ऊंचा आवाज प्रदर्शन के क्या इसके फायदे हैं, हम लोग पीछे सब्जेक्टिव प्रश्न में चर्चा किए थे, इसीलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एग्जाम तक, क्योंकि जो भी हमें महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है वो आपके लिए उपस्थित हो जाते हैं लेकर, और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। कोई उसके लिए 0 रुपया चार्ज है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखें, वहां पे सभी पीडीएफ मिल जाएगा। कह रहा है ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था सर? तो लेहमान ने, तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंछी है, बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है, इसका आंसर आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। भारत का राष्ट्रीय पंछी पूछा, क्यों प्रश्न सेट किया गया? क्योंकि इसे बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है, एक क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? बउआ टाइप प्रश्न है, मयूर हो जाएगा सर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हट जाइए। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है सर? तो डॉल्फिन। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न आपके सीधे सीधे बुक से टकरा रहा है। कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तट से कितने किलोमीटर के दूरी तक के रेंज में आते हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो ये बुक से 200 NM आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर याद कर लीजिए। 76 नंबर प्रश्न आपदा प्रबंधन से शुरू हो गया। आपदा प्रबंधन तो मैं आपको पूरा चैप्टर आधा घंटा में पढ़ा चुका हूं, अगर वो क्लास आप देखे होंगे तो आपसे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। करा इनमें कौन मानव जनित आपदा है सर, तो उपयुक्त सभी। देखिए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी सभी मानव जनित आपदा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न। कह रहा है बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न। कह रहा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग किस नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न मैं कितना बार बोला, पूरा आपको मैं पूरा आपदा प्रबंधन जो भी चैप्टर है पूरा मैं आधा घंटा क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो वो अगर आप क्लास देखेंगे तो आपदा प्रबंधन से कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग किस नाम से जानते हैं उसे, तो पी तरंग के नाम से, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 78 का। 79 नंबर प्रश्न, सभी हम लोग के क्लास से प्रश्न है। करे आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आग से जलने की स्थिति पर जले हुए स्थान पे ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न। कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो केबल का टूट जाना, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 80 में से आपने कुल कितना प्रश्न का जवाब आपने सही सही दिया है। उसके साथ साथ इस क्लास को तो आप लाइक कर दिए होंगे, क्योंकि अगर आप जानते हैं क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपके लिए, फ्री में नोट्स, अब आपको क्या चाहिए, क्लास को आप लाइक कर दिए होंगे। चैनल पर नए हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, डेली क्लासेस कीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे PDF सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और इस साल की बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल शानदार आपका रिजल्ट आना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।